होगा, फाइन टच का मसला होगा, उसको प्रोप्रियोसेप्शन का मसला होगा, इन सब का मसला होगा। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे अब जो पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, लीजन्स पढ़ेंगे सारी, आपने यूं करना है, ठीक है। हर पैथोलॉजी से पहले आपने इस तरीके से एक ट्रैक ड्रॉ करना है, ऐसे करके आपने ड्रॉ करना है, और मिसाल के तौर पर जैसे हमने टेबिस डोर्सालिस पढ़ा है ना, तो उसको आपने ऐसे हाईलाइट कर देना, ठीक है। और ये यानी कि यहाँ पे पैथोलॉजी लाई करती है। अब आपको समझ आ जाएगी इस पैथोलॉजी। हाँ यार, ये मेरी तो दूसरा, इसमें आर्गल रॉबर्टसन प्यूपल होता है। व्हाट इज आर्गल रॉबर्टसन प्यूपल? जिसमें एफरेंट प्यूपलरी रिफ्लेक्स डिफेक्ट होता है, शूटिंग पेन होता है, इसमें स्वेयर किस्म का पेन होता है, इसमें लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, और लॉस ऑफ डीटीआर। व्हाट इज डीटीआर? डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अब ये क्यों लॉस हो रहे हैं, डीटीआर क्यों लॉस हो रहे हैं? दो वजूहत है इसकी। एक तो प्रोप्रियोसेप्शन नहीं है, दूसरा आपकी जो सेंसरी इनपुट आ रही थी वही सही से नहीं आ रही, क्योंकि डॉर्सल रूट के न्यूरॉन में भी डीमाइलिनेशन हुई है। क्लियर है हम यहाँ तक? अब समझ आएगा आपको? यहाँ तक समझ आई? एक और पैथोलॉजी है जिसको सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन कहते हैं। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन कहते हैं। इसी तरीके से दोबारा से ड्रॉ करो, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा ये क्या है, लेकिन आपसे ड्रॉ करो ऐसे। यानी कि समझ आई पैथोलॉजी कहाँ कहाँ है? एक लेटरल कॉलम के अंदर थोड़ी सी पैथोलॉजी, और ऊपर सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन में पैथोलॉजी। ऐसे ही है। अब सुनो, जब वो बंदा जो होश बाजार था, वापस उस पे आते हैं, वो जब गिरा, उसको कीलें चुभी और सारा कुछ हुआ, उसने कहा कि भैया ऐसा है, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, अब सारे देख रहे हैं, अब मुझे उठना चाहिए। ऐसा ही उठना चाहिए, ऐसा ही है ना? क्योंकि आप मतलब अच्छा थोड़ी ना लगता है, मतलब एक तो गिर गया, ऊपर से उसको वो दर्द भी हो रहा है सारा, लोग भी देख रहे हैं, कपड़े भी गंदे हो गए सारे हैं। यकीनन सफेद रंग का जोड़ा तो आज नहीं पहन के क्या होगा वो। अब उसको उठने के लिए मोटर एक्टिविटी की जरूरत है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कैसे उठेगा वो? मिसाल के तौर पे चलो सपोज करते हैं कि गिरा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसे। अब उठूंगा मैं कैसे? पहले तो हाथ ऐसे पीछे रखूंगा ना, यूं करके ऐसे। आप लोग ऐसे बिहेव कर जैसे कभी नहीं गिरे तुम लोग यार। हाथ नीचे सड़क पे रख के उठते हैं हम लोग। तो आपने, आपकी बॉडी ने क्या एक्टिविटी प्लान की? क्या आपने हाथों को पहले यूं करना है और पीछे रखना है, उसके बाद आपने अपने उस पे जोर देना है, अपने टखनों पे जोर देना है, यूं करके और इस तरीके। ये सारी एक मोटर एक्टिविटी प्लान है। कहां पर प्लेन हुई? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, यानी कि प्री सेंट्रल सर्कस एरिया में, जो आपका मोटर कॉर्टेक्स है। ये एक्टिविटी कहां पे प्लेन हुई? वहां पर प्लेन हुई। उसके बाद क्या हुआ? ये एक्टिविटी यहां पर हुई, मोटर एरिया में प्लेन हुई, ठीक है जी। अब मोटर एरिया से फाइबर्स निकली, वो फाइबर्स कहां जाएंगी? सबसे पहले इंटरनल कैप्सूल में। कहां जाएंगी? इंटरनल कैप्सूल से पास होते हुए वो फिर नीचे आएंगी, नीचे आके मेडुला में वो डिकसेट करेंगी, जैसे वो डिकसेट हुआ था। लेफ्ट राइट जाएगा, राइट लेफ्ट जाएगा, ये इधर जाएगा, और यहां से फिर ये नीचे एक नया ट्रैक बन जाएगा, विच विल बी नोन एज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, विच विल बी नोन एज, तो दिस इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो ये डिसेंडिंग ट्रैक हुआ, असेंडिंग ट्रैक हुआ। तो क्या हम ये कह सकते कि डिसेंडिंग ट्रैक मेजरली मोटर होते हैं और असेंडिंग ट्रैक मेजरली सेंसरी होते हैं? तो लिखो। अब इसमें सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन है। देखो कंबाइंड का वर्ड यूज है। क्या मोटर का क्या दोबारा? अच्छा, हुआ क्या? आपका ये सेंट्रल कॉर्टेक्स था, ये देखो, ये आपका इस तरीके से, ये आपका कॉर्टेक्स है पूरा ऊपर, ठीक है, ये सेंट्रल सर्कस है, ये आपका प्री पोस्ट सेंट्रल एरिया है, ये प्री सेंट्रल एरिया है। पोस्ट सेंट्रल एरिया सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। डॉर्सल कॉलम जो भी लेकर के, या वो कहां लेकर के गया? यहां पर लेकर के गया। उसने बताया भाई सब कीलें चुभी हुई हैं, फ्लाट अंगार, ये वो, ये सारा कुछ है। इसने जाकर के मोटर को बताया कि बंदा बड़ी तकलीफ में है, सारे काम छोड़ो, इसका ये काम पहले करो, ठीक है। आपके वहां पर मोटर कॉर्टेक्स में मोटर एक्टिविटी प्लान हुई। मोटर एक्टिविटी प्लान होने के बाद वहां से कुछ फाइबर्स निकली, नर्व फाइबर्स का ऐसे बंडल निकला। वो बंडल आया कहां?
इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ वो नीचे आया मेडुला में जाकर के वो दोबारा से डिकसेट हुआ और उसके बाद वो नीचे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बन गया। देखो एज द नेम इंडिकेट, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कॉर्टेक्स से शुरू हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में एंड हुआ। अब ये ट्रैक जब मुतल्लिका एरिया में पहुंचेगा, यहां पर आपके मोटर, ये ग्रे मैटर था याद है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, तमाम सेल बॉडीज और न्यूक्लियस है, वो सारा कुछ है, ऐसा ही है। यहाँ पर इंटीरियर मोटर न्यूरॉन होते हैं, ये लिखो, ये इंटीरियर मोटर, ये जो आपने स्पाइनल कॉर्ड में बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाई, ये उसमें लेवल करो इंटीरियर मोटर न्यूरॉन। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डायरेक्ट जाकर तो नहीं घुसेगा ना मोटर एरियाज में, मोटर फाइबर्स में। इसको ऑर्डर आया था कि तुमने हाथ के मसल्स को रिफ्लेक्स करवाना है, टांगों के मसल को मिसाल के तौर पे एक्सटेंड करवाना है और वगैरह वगैरह। अब ये क्या करेगा, ये यहां से फाइबर्स भेजेगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और मुतल्लिका मसल्स को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। समझ आई इस बात की? फिर से समझाते हैं। आपकी मोटर एक्टिविटी प्लान हुई थी कि जनाब आपने हाथों के मसल्स को यूं करना है ऐसे, ठीक है, और आपने लिम्स को ऐसे एक्सटेंड करके उठना है ऊपर, ठीक है, ऐसे ना। ये क्या करेगा, यहाँ पर आपके पूरे मसल्स बने होते हैं, जैसे हमनकुलस ऊपर नहीं बना होता, कॉर्टेक्स में हमनकुलस बना होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके तमाम मसल्स के जो एरियाज है वो इंटीरियर मोटर न्यूरॉन में वो होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये जाकर के पर्टिकुलरली उस पॉइंट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बस हाथ का जो एरिया नहीं समझ हाथ का जो एरिया है, हाथ के एरिया को स्टिमुलेट, और फिर यहां से आउटपुट निकलती है। अब सारी समझ आई आपको, कैसे इनपुट डॉर्सल रूट गैंग्लियन से आई, फिर वो डॉर्सल कॉलम के जरिए ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के बाद मोटर कॉर्टेक्स में गई, मोटर कॉर्टेक्स से एक एक्टिविटी प्लेन हुई, इंटरनल कैप्सूल से नीचे आई, मेडुला में डिकसेट हुई, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक लेटरल कॉलम में डिसेंड हुआ और आकर के इंटीरियर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया और वो जाकर के आपके मसल्स को फ्लेक्स या। अब अगर पता है मजा कब आता है पढ़ने का, जब उसके साथ पैथोलॉजी एसोसिएट होगी। अभी तक हमें कम समझ आई होगी, अभी ज्यादा समझ आएगी। मिसाल के तौर पे ये कॉलम आपका बर्बाद हो किसी वजह से भी, सपोज कर रहे हैं आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक नहीं रहा, क्या आपकी मोटर एक्टिविटीज कैरी हो पाएंगी? नहीं पाएंगी। और कौन सी मोटर एक्टिविटीज? वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी, इनवॉलेंटरी नहीं। इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लेजन कहेंगे या लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन? अपर मोटर, एक्सीलेंट ऑटोमैट, इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लेजन कहेंगे। ये डिफरेंस भी समझा दूंगा, 1 मिनट की बात है, बता दूंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन, ठीक है। फिलहाल यहां पे समझेंगे। चलो मिसाल के तौर पे ट्रैक सही है, इसको कोई मसला नहीं, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन चले गए, ये डैमेज हो गए, क्या आप मोटर एक्टिविटी कैरी कर पाओगे? नहीं कर, लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है जी। अब कोई बंदा ऐसी डिजीज बताए जिसमें इंटीरियर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, उसको एक चॉकलेट दूंगा मैं, हाथ खड़ा करता हूं। पोलियोमाइलाइटिस, इसकी 2 चॉकलेटें होंगी। पोलियोमाइलाइटिस, बहुत अच्छा जवाब। पोलियोमाइलाइटिस में आपके इंटीरियर मोटर न्यूरॉन गायब हो जाते हैं, ठीक है। आप एक और वैसे ही डायग्राम बनाओ और पोलियो का निशान देके इसको ऐसे ऐसे रेड कर, ये बहुत मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ते हुए, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे तुम, अगर तुम लोगों को ये एनाटॉमी सही से समझ आ गया। मजा आ रहा है? समझ आ रही है? अच्छा, तो पोलियो में इंटीरियर मोटर न्यूरॉन गए तो क्या होगा, पेशेंट के मसल की वेस्टिंग होगी कि नहीं होगी? एट्रोफी हो जाएगी, ए रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, उसमें रिफ्लेक्सेस कैरी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी इनर्वेशन ही चली गई पूरी की पूरी। ऊपर से सब आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है, आगे जो ऑर्डर कैरी करने वाला बंदा था उसमें गड़बड़ है। अब हम वापस आते हैं अपनी डिजीज पे, जो सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन थी। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इट इज बिकॉज ऑफ सीवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। में क्या होता है, आपको पता है ना, B12 माइलिनेशन में हेल्प करता है, ऐसा ही है। डीमाइलिनेशन होने लगती है आपके डॉर्सल कॉलम की और आपके लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स की भी होती है, ठीक है जी। ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक।
अब मुझे बताओ, जब डॉर्सल कॉलम में मसला है तो उसका गेट नॉर्मल होगा या एटेक्सिक होगा? तो लिखो एससीडी में लिखो एटेक्सिक गेट होगा पेशेंट का। प्रोप्रियोसेप्शन होगी या नहीं होगी? अगर आप ट्यूनिंग फोक लगा के कैसे करके उसके पास रखो, वाइब्रेशन को सेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लिखो ये सारा। अब देखो मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम लोग मुझे बता रहे हो कि इस डिजीज में क्या क्या होगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है वो ट्रैक क्या क्या काम करते हैं। Now let's repeat 3 diseases which we have studied so far. Tabes dorsalis. अब टेबिस डोर्सालिस और सबएक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सबसे पहली बात सिफिलिस की हिस्ट्री होगी, उसमें गुमाज और वो सारा कुछ होगा। दूसरा उसमें आर्गल रॉबर्टसन प्यूपल होगा। तीसरा उसमें शूटिंग पेन होगा, इसमें पेन नहीं। चौथा उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में कोई मसला नहीं है, इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में भी मसला है। पांचवा इसमें एटेक्सिक गेट होगा पेशेंट का। ठीक हो गया जी? क्लियर है हम यहां तक? पोलियोमाइलाइटिस के अलावा एक और डिजीज होती है जो कि एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, दैट इज स्पाइनल मसल डिस्ट्रॉफी। दैट इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एट्रोफी नॉट डिस्ट्रॉफी। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में किसको पता है? वो जेनेटिकली होता है। और जी जी हाँ डॉक्टर हुसैन, हुसैन नाम है, हसनैन नाम है? हुसैन। गिलगित से हो आप? पढ़ाचना से। अब वो ड्यूशेन प्रोटीन का मसला नहीं होता बच्चे, डिस्ट्रोफिन का मसला होता है। डिस्ट्रोफिन का मसला, ड्यूशेन तो उस बंदे का नाम है जिसने डिजीज। कोई बात अच्छा है, कम से कम उसको इतना आ तो रहे। देखो मैं कितना अच्छे से स्पाइनल कॉर्ड समझ आ रही है कि नहीं आ रहा है ना, इसकी नॉट में समझ। ठीक है, तो पोलियो के साथ में दूसरी डिजीज जो इंटीरियर मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करती है, दैट इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एंड दिस इज अ जेनेटिक डिजीज व्हिच अकर्स बिकॉज ऑफ SMN1 जीन म्यूटेशन। SMN1 जीन म्यूटेशन की वजह से होती है स्पाइनल मस्कुलर, और इसके भी साइन एंड सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे कि पोलियो वाले थे। ठीक है, फ्लॉपी बेबी होता है, ये फ्लॉपी बेबी यानी कि हाइपोटोनिया होता है तमाम के तमाम मसल्स के अंदर। देखो अब मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मेरे सारे मसल रिलैक्स है? नहीं। आप ये अगर हाथ लगा के देखें तो मेरे बैक जो मसल्स हैं ये बड़े वो खड़े प्रॉपर स्टिफ हुए हैं। इसका मतलब क्या है? कोई तो ऐसा ट्रैक है जो मुझे खड़ा होने में पोस्चरल मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है। तभी तो जिनकी नर्व लेशंस होती हैं, पोलियो का बंदा ऐसे खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। इसका मतलब यह है कि आपको नॉर्मल रूटीन में, जरूरी नहीं आपको किसी एक्टिविटी के लिए ही आपके मसल्स की इनर्वेशन की जरूरत है। तो कितनी छोटी सी पैथोलॉजी है यार, कितनी छोटी सी, इतनी सी पैथोलॉजी है सिर्फ। ये देखो कि यहां से यहां तक बस मसला है, ये छोटा सा एक जो ट्रैक है, और आपका उस बंदे की जिंदगी बेकार हो जाती है। पोलियो वाले बंदे की क्या जिंदगी है बेचारे की, इतना छोटा सा इशू आ रहा है ट्रैक के बीच। चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन हो गया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो गया, पोलियो हो गया, टेबिस डोर्सालिस हो गया। ALS, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थी जिसको ALS हुआ था। क्या नाम है उसका? स्टीफन हॉकिंग, नहीं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो वो बेचारों की हालत पोलियो, हाँ पोलियो का मरीज महात्मा गांधी की तरह होता है। फर्क ये है कि महात्मा गांधी की हड्डियों में जान थी, पोलियो वाले पेशेंट में जान नहीं। ठीक है, नेम इंडिकेट कि इसमें स्क्लेरोसिस होती है। स्क्लेरोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस होती है, यानी कि इसमें ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं आपके। लेटरल स्क्लेरोसिस यानी कि लेटरल कॉलम में ज्यादा मसला होगा। तो लेटरल कॉलम में कौन कौन से ट्रैक था? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, CST का पूरा नाम है LCST, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इसमें क्या होता है? इसमें दो लीजन होते हैं, एक होती है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और एक होती है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। कंबाइन दोनों में मसला होता है। ये वाहिद ऐसी डिजीज है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में, वाहिद है जिसमें अपर और लोअर दोनों का मसला होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? उसमें भी अपर मोटर होती है, लोअर मोटर दोनों होती है, एक होती है उसमें, ये उसमें भी दोनों हो सकती है। इसमें अलबत्ता दोनों होती है।
अब डॉक्टर हुसैन कह रहे हैं सर कि क्या होती है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, एनीबॉडी जो इसका डिफरेंस बता सके। बेहतरीन, नाम क्या डॉक्टर लारेब। डॉक्टर लारेब कह रही हैं कि सर जी जो ट्रैक्स कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे होते हैं, अगर उनमें मसला हो जाए या ऐसे न्यूरॉन्स में मसला हो जाए जैसे कि मोटर एरिया आपका, या आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मसला हो जाए, या आपके ब्रेन स्टेम में मसला हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो जा रहे हैं वहां पर मसला हो जाए तो इसको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कहेंगे। तो इंटीरियर मोटर न्यूरॉन के डैमेज को लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कहेंगे या अपर मोटर न्यूरॉन? लोअर। एक और आसान काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को लाओ ही ना बीच में, कॉर्टेक्स में अगर कोई इशू होगा और कॉर्टेक्स से निकलने वाली चीजों में अगर कोई इशू होगा तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू होगा और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले ट्रैक्स में कोई लीजन होगी तो लोअर मोटर। अब कैसे? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड का ट्रैक तो नहीं है, ये तो कॉर्टेक्स का ट्रैक है, वो ला रहे हैं नीचे, उसमें इशू होगा तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एंटीरियर मोटर न्यूरॉन हो गए, या फिर आगे निकलने वाली नर्व फाइबर्स होगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी यहां से एक नर्व निकली, मैंने ये काट दी, दो में नहीं काट सकता बट समहाउ किसी तरीके से हमने काट दी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है अपर मोटर? लोअर। और एक बंदे का ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक था और डॉक्टर जावियाल ने इसको यहाँ पे काट दिया, अब ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन लोअर है, अपर मोटर न्यूरॉन। अब फर्क क्या होता है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन? एक सेकंड आराम से, एक बात याद रखना, जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होते, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होते हैं, वो इनहिबिटरी होते हैं। वो क्या होते हैं? इनहिबिटरी। इसका मतलब क्या होगा? वो आपके मसल की टेंस को इनहिबिट करते हैं। तो जब इनहिबिशन खत्म होगी तो स्पेसिफिसिटी आएगी या फ्लेसिडिटी आएगी? स्पेसिफिसिटी आएगी। क्या आएगी? समझ आई इस बात की? नहीं समझ आई? जो अपर मोटर न्यूरॉन ट्रैक होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको, उनकी टेंशन को कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगी तो स्पेसिफिसिटी हो जाएगी। क्लियर? और लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा? फ्लेसिडिटी होगी, उसके ऑपोजिट। हाँ, लीजन में अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन। अब और किस में होता है वो? अपर मोटर। क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी, क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी होती है, और पैरालिसिस दोनों में होता है। एक पे फ्लैसिड पैरालिसिस है, एक पे ये एक चीज एमसीक्यू है, ये आता है कि अपर मोटर न्यूरॉन में, इवन ये किसी भी एग्जाम में आता है, क्या एफसीपीएस के एग्जाम में भी आता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब? ठीक है, और एक्सीलेंट डॉक्टर साहब। डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सिव, इसमें इंक्रीज करेंगे और इसमें डिक्रीज करेंगे। अब देखो यहां पे भी समझो जो मैंने शुरू में बात बताई कि अपर मोटर न्यूरॉन इनहिबिटरी है, वो इनहिबिट करता है स्पेसिफिसिटी को। जब इनहिबिशन खत्म हो जाएगी तो मूवमेंट ज्यादा हो जाएंगी, तो डीटीआर ज्यादा इंक्रीज करें। क्लियर है? और एक और पॉइंट है, हाइपरटोनिया। एक्सीलेंट। इसमें हाइपरटोनिया होगा, उसमें हाइपोटोनिया होगा। और बेबिंस्की साइन अपर में पॉजिटिव होगा। अब बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में नेगेटिव होगा। बेबिंस्की साइन, व्हाट इज बेबिंस्की साइन? हाँ, आप पाँव की लेटरल साइड के ऊपर अगर स्टिमुलस दें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपके नॉर्मली जो टोज हैं वो डाउन जाते हैं। ठीक है जी, जो आपके डिजिट्स हैं वो डाउन जाते हैं। और इसमें बेबिंस्की साइन अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। और बेबीज में ये नॉर्मल होता है अप टू 2 इयर्स ऑफ द एज। क्यों नॉर्मल होता है बेबीज में?
क्योंकि तब तक उनके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। ठीक है, और अब तो क्या हमारी अपर मोटर न्यूरॉन की रीजन आ गई है तो बेवेंस्की दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? आप एक और फेसिकुलेशन एक्सीलेंस आ गया। किसमें होगी फेसिकुलेशन? किसमें होगी फेसिकुलेशन? लोअर में लोअर में उसमें वो ज्यादा हो रही है ना, ट्विचिंग हो रही है ना, इसकी लोअर में होगी। ठीक है, तो फेसिकुलेशन जो है लोअर वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीशंस में होंगे। ठीक है जी, फेसिकुलेशन किसमें होंगी? लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन में। अच्छा, एट्रोफी किसमें होगी? अपर मोटर न्यूरॉन लीशन में, लोअर में? हाँ जी, एट्रोफी लोअर में होगी। अपर में कैसे होगी भाई? अपर में क्यों होगी? क्योंकि आपकी मसल तो स्पैज्म हुआ है उनका सही ठीक ठाक पूरा, यानी कि कोई ना कोई तो उनको मिल रहा है ना प्रिक, वो टोन। ठीक है, एक सेकंड। एंटीरियर और लेटरल जो ट्रैक्स हैं ये कहां पर क्रॉस करते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉस करते हैं। जैसे जो डॉर्सल कॉलम था वो तो ऊपर जाके क्रॉस कर रहा था मिडोला में ना, ये क्या करते हैं मिसाल के तौर पे L4 L3 लेवल पे एक नर्व फाइबर आई और ये पेन फाइबर लेटरल ट्रैक में गई। ये L3 से लेकर के L1 तक ट्रेवल करेगा ऊपर, L1 पे जाकर के पता है क्या करेगा? ये पार चला जाएगा। ऐसे समझ आई? इस बात की समझ आई? ठीक है, और एंटीरियर भी ऐसे ही करते हैं, एंटीरियर भी यूं जाता है वो ऐसे करते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई आपको? ये अब ये इन ट्रैक्स का क्या नाम है? इन ट्रैक्स का नाम है एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स। तो दो ट्रैक्स हो, एक स्पाइनोथैलेमिक हो गया और दूसरा। अब थैलेमस में पता है कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है? पेन, टेम्परेचर, टच, क्रूड टच, इस चीज थैलेमस में जाती है। और सेरिबेलम में कौन सी जाती है? स्पाइनोसेरिबेलम में वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेशन के लिए है, जैसे कि आपकी वाइब्रेशन होगी, आपकी क्रूड टच हो गया वगैरह वगैरह। क्लियर है? हम समझ आ गया आपको? बस, और इस सारे एरिया को एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब अगर इसकी फ्यूजन हो जाएगी तो क्या क्या होगा? ये ट्रैक भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन भी क्या, ये सारा कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर चला गया, क्रूड टच चला गया आपका, और आपकी अपर मोटर न्यूरॉन लीशन होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन होगी। हाँ, अपर भी होंगी ना, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी तो गया आपका। ये देखिए, तो इसमें भी अपर मोटर न्यूरॉन लीशन भी होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन भी होगी, लॉस ऑफ पेन होगा, लॉस ऑफ टेम्परेचर होगा, लॉस ऑफ वाइब्रेशन होगा, और लॉस ऑफ क्रूड टच होगा, और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा क्योंकि एंटीरियर मोटर न्यूरॉन भी गया। ठीक, किससे? ALS से? ALS में तो सिर्फ